एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ये कितने टाइप्स का होता है, और किसी ग्रुप या पीरियड के अलोंग ये कैसे वेरी करेगा। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर के अंदर हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, एटॉमिक रेडियस। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, फिर हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई, फिर हम क्या पढ़ेंगे, ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियाई। अब बताओ हम क्या बात करते हैं, डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। अब देखो भाई, दिक्कत ये है कि किसी एटम का रेडियस निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है हाइपोथेटिकली, मतलब एक्सपेरिमेंटली। आपको ऐसा क्यों, हाइपोथेटिकली अगर आप देखोगे तो एटम का रेडियस कितना होता है, हर एक एटम कितना बड़ा होता है, इनफाइनाइट साइज का। ये आपको पता है भाई, वजह मैंने आपको पढ़ाया था वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के अंदर। क्यों भाई, क्योंकि हर एक एटम के लिए जो साइज स्क्वायर होता है, क्या मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, सॉरी जो साइज स्क्वायर होता है, ये साइज स्क्वायर पूरी तरह कहां जाके डिक्की होता है, जो मैंने आपको पढ़ाया था इनफाइनाइट पे। साई पूरी तरह कहां जाके जीरो होगा, जब आपने वेव फंक्शन पढ़े थे तो साई जीरो कहां पर जाके हुआ था, जब मैंने साई 100 का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था उसे मैंने आर की वैल्यू क्या पुट की थी, इनफाइनाइट, तब जाके फंक्शन क्या हुआ था, जीरो। यानी इनफाइनाइट दूरी पे जाके साई जीरो होता है, तो इनफाइनाइट दूरी पे जाके उसका स्क्वायर भी, जीरो का स्क्वायर भी क्या होगा, जीरो होगा। अगर आप 1s ऑर्बिटल के वेव फंक्शन में, अगर आप 1s ऑर्बिटल के वेव फंक्शन में रेडियस आप कितना पुट कर दोगे, 5 किलोमीटर, कितना 50,000 मीटर, कितना, यही मानो भाई 5 करोड़ किलोमीटर भर दो यहां पर, तब भी फंक्शन जीरो तो नहीं आएगा। फंक्शन जीरो नहीं आएगा तो उसका स्क्वायर हो सकता है फंक्शन कितना आ जाए, 0.000050 जीरो और 1, वो थोड़ा आ गया, स्क्वायर तो नॉन जीरो है। यानी वहां भी क्या है, वेव डेंसिटी, और जहां पर वेव डेंसिटी होती है, क्या उस वेव डेंसिटी को वहां पर आप मल्टीप्लाई करोगे वॉल्यूम एलिमेंट से, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, नॉन जीरो। तो एक्चुअल में एटम का साइज क्या होता है आपको पता है, इनफाइनाइट। एवरी एटम इज ऑफ इनफाइनाइट साइज, इट इज प्लेन एंड सिंपल। लेकिन आपको पता है भाई 90 to 95% क्लाउड को इनकम्पस करने के लिए हमको बहुत थोड़ी डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए हमको, बहुत। तो जो ये वेव डेंसिटी होती है, इसको पूरी तरह इनकम्पस करने के लिए तो कितना बड़ा गोला चाहिएगा, इनफाइनाइट साइज का। लेकिन 90% वेव डेंसिटी को इनकम्पस करने के लिए बहुत ही छोटा गोला चाहिए होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। क्या बोलते थे, ऑर्बिटल, इजंट इट। तो ये सिंपल सी बात है। और तो हम क्या बोलेंगे भाई, तो हाइपोथेटिकली तो इनफाइनाइट साइज का होता है, लेकिन अगर हम क्या करें, रेडियाई ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, क्या हम रेडियाई ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो वो तो आपको पता है भाई, वो तो बहुत जल्दी क्या होता है, वो तो बहुत थोड़ी डिस्टेंस पे आपको मिल जाएगा। जैसे हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या, बोहर मॉडल में 0.53 एंगस्ट्रॉम पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। पहला ऑर्बिट कितने पे होता है, बोहर मॉडल में। वेव मैकेनिकल मॉडल में क्या होता है, 0.53 एंगस्ट्रॉम पे क्या होता है, रेडियाई ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो इसी को हम क्या मान लें, इसका थ्योरेटिकल रेडियस। नहीं बता आपको पहले पढ़ी हाइपोथेटिकली। लेकिन भाई अब दिक्कत क्या है हमको, अगर और उसमें भाई वो तो रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, उसके बाद भी क्या होती है, आप जब बड़ी क्लास में जाओगे तो वहां पर एक होता है एवरेज रेडियस। क्या होता है, एक वो भी होता है भाई। तो हम कौन सा कंसिडर करें, तो कई सारे क्या रहते हैं, पंगे रहते हैं भाई। तो हम कहते हैं, हमने देख लेते हैं कि ज्यादातर क्लाउड, 95% क्लाउड जिस दूरी तक क्या हो जाए, इनकम्पस हो जाए ना न्यूक्लियस से, उसको हम क्या बोल देते हैं, एटम का रेडियस। समझे बात। अब इसको एक्सपेरिमेंटल मेजर करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक एटम को उठा के आपने उठा भी लिया एक एटम को प्रॉपर भाई, उसमें से फिर कोई ऐसी स्केल नहीं होगी, इजंट इट। तो इसको हम कैसे मालूम करते हैं, तो इसको मालूम करने के हमारे पास क्या होते हैं, इनडायरेक्ट मेथड्स। क्या होते हैं, डायरेक्ट मेथड्स के जरिए आप एटॉमिक रेडियस को मेजर नहीं कर सकते।
समझ गए बात। तो हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट मेथड्स, उनके जरिए हम इसको मापेंगे भाई। तो ये मोस्टली आपके पास 4 तरह के होंगे। कौन कौन से? कोवलेंट रेडियस एक होंगे। अच्छा ध्यान रखियो, मैंने आयनिक रेडियस को अलग से लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि आयनिक रेडियस भी किसका हिस्सा होता है? एटॉमिक रेडियस का ही क्या होता है? सब पार्ट। जो अरे भैया हमारी जो MSc वाली बुक्स नहीं है, उनमें मैंने आयनिक रेडियस को किसका सब पार्ट बना रखा है? एटॉमिक रेडियस का। क्योंकि एटम होता तो क्या आयन होती तो क्या एटम से तो बनती है, तो उसी का क्या होता है कि वेरिएंट होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपके सिलेबस में आयनिक, क्योंकि NCERT के सिलेबस में आयनिक रेडियस अलग से मेंशन कर रखा है, तो मैंने इसको यहाँ से सेपरेट कर दिया। ठीक है बात। तो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? 4 तरह के हमारे पास क्या होंगे एटॉमिक रेडियस। बताओ कौन कौन से? तो क्या हो हमारे पास? कोवलेंट रेडियस, एक हमारे पास क्या होता है? वंडरवाल रेडियस, एक हमारे पास क्या होता है? इनर्ट गैस रेडियस, और एक हमारे पास क्या होता है? बताओ, मेटालिक रेडियस। अब आपको हो गए, इसको निकालते कैसे हैं? तो पहले हम बात करते हैं कोवलेंट रेडियस। अब हालांकि भाई हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कौन सा भाई? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, क्योंकि सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसी के ऊपर क्या है? बेस्ड। वहां पर सारी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो आपको बहुत फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करनी पड़ती है। उसमें थ्योरीज हैं केमिकल बॉन्ड की, ठीक है। लेकिन थोड़ा मैं आपको एक आइडिया देता हूं। एक होता हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड, हालांकि बॉन्डिंग आगे आएगी, चैप्टर नेक्स्ट है। लेकिन यहां पर क्या आप क्या पढ़ोगे कि दो एटम जब दो एटम बॉन्ड करते हैं ना, तो उनके क्लाउड क्या करके ओवरलैप करके, तो वहां पर क्या बन गया हमारे पास? बॉन्ड। उसे हम क्या बोलेंगे? कोवलेंट बॉन्ड। समझ गए बात। तो ये मान ले कि हमारे पास एटम ए का क्लाउड है, और ये क्या हमारे पास एटम, मान लीजिए एटम ए का क्लाउड है, सेम होना चाहिए हमारे पास ये, इजंट इट? बात आपको पहले पड़ गई। तो इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी, इसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अगर मैं इसका आधा कर दूं तो क्या हो जाएगा? क्या बोलते हैं इसको? तो आप किसी भी कोवलेंट बॉन्ड का आधा कर दोगे ना, अगर हमारे पास क्या है, दो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर दोनों एटम क्या है? सेम। अगर आप उसका क्या कर दिया? आधा कर दिया, तो क्या आ जाएगा आपके पास? कोवलेंट रेडियस। क्या जाएगा? कोवलेंट बॉन्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर एटम का इफेक्टिव रेडियस कितना होता है। और ये कैसे निकालते हैं? हमारे पास एडवांस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक होती है। क्या? एडवांस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स होती है, जो आप पढ़ोगे MSc लेवल पे जाके। वहां पर क्या होता है, आप किसी कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हो, H2 के मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हो। आप कैसे? आपको ऐसे कैसे? उसके ऊपर लाइट मारते हैं, किसके ऊपर? H2 के मॉलिक्यूल पे क्या मारेंगे? रेडिएशन मारेंगे, और स्कैटर्ड रेडिएशन को स्टडी कर लेंगे, और उसके थ्रू भाई क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रा होता है जो, उसके थ्रू हम क्या निकाल लेते हैं? उसकी बॉन्ड लेंथ। उसका आधा करते मेरे पास क्या जाएगा? तो H2 की बॉन्ड लेंथ आधा कर दो, क्या जाएगा? H का कोवलेंट रेडियस। आप Cl2 की बॉन्ड लेंथ आधा कर, क्या जाएगा? Cl का कोवलेंट रेडियस। इजंट इट? अरे बोलो। तो ऐसे निकलता है। एक हमारे पास क्या होता है? मेटालिक रेडियस। अब आपको पता भाई कोवलेंट बॉन्ड तो बनता है जैसे Cl2 वगैरह में बन गया, यहाँ पर तो ठीक है भाई, ठीक है। अब इनका तो रेडियस कैसे निकलता है कि बॉन्ड लेंथ निकाले आधा कर दो, लेकिन जो मेटालिक रेडियस होता है वो कैसे निकालते हैं? तो आपके पास मान लिया कोई एलिमेंट पीरियोडिक फॉर्म में है। किसमें है? पीरियोडिक फॉर्म क्या होती है? जैसे आपका सोडियम है, क्या आपका? आपको पता है सोडियम में क्या होता है? क्रिस्टल होता है। क्या सोडियम का? क्रिस्टल। तो सोडियम का जो क्या होगा हमारे पास, मान लिया हमारा कोई एलिमेंट मेटल है, और वो सिंपल क्लोज पैकिंग में है। किसमें? हमारा वो सिंपल क्लोज पैकिंग में है। तो बताओ क्या होगा हमारे पास? मैंने आपको पढ़ाया था ना, बोलो भाई। नहीं, मान लिया हमारा कोई एटम भाई, तो आप एक पढ़ते हो, उसमें एक होती है यूनिट सेल। क्या होती है? यूनिट सेल होती है। तो मान लिया इस कॉर्नर पे क्या है? एक एटम। इस कॉर्नर पे क्या है? एक एटम है। तो इस यूनिट सेल का क्या कर दोगे आप? जिसकी क्या होगी? एज ऑफ द यूनिट सेल। क्या? उसका आधा कर दे तो आपके पास क्या जाएगा? मेटेलिक रेडियस। और बहुत सारी जो मेटल होती है ना, वो क्या बनाती है? क्रिस्टल। क्या बनाती है? फिलहाल आप इसको भाई, क्योंकि वो चीज़ 12वीं की है, तो फिलहाल आप ये मानो कि हमारे पास जो मेटल होती है ना, हमारे पास जो मेटल होती है, जो मेटल एटम होते हैं, दो मेटल एटम जो आपस में कॉन्टैक्ट में हो, क्या समझे बात? उनके बीच की दूरी का क्या कर दियो? हाफ कर दियो। तो क्या जाएगा आपके पास? मेटालिक रेडियस। इजंट इट? आगे आपको? अच्छा भाई, एक हमारे पास क्या होता है बताओ? इनर्ट गैस रेडियाई,
या मैं आपको बताऊं भाई वन der Waals रेडी भी होता है क्या? देखो अच्छा बताओ, अगर मान लिया अब कई जो एलिमेंट होते हैं, कई मेटल होती हैं, वो आपको पता है बॉन्ड बनाती ही नहीं। जैसे आपके पास भाई नहीं जो नोबल गैस कोर होती है, जो नोबल गैस एलिमेंट होते हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड बहुत रेयर बनाती है। तो वहाँ में तो क्या होगा, मोस्टली एटॉमिक फॉर्म में रहती है। तो वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर दो एटम केमिकली क्या होते हैं, नॉन बॉन्डेड। समझे बात? तो दो केमिकली नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच की दूरी क्या कर दियो, हाफ कर दियो, वो क्या हो जाएगा आपके पास, इनर्ट गैस रेडियस। क्या हो जाएगा, क्या इनर्ट गैस रेडियस। ठीक है, एक तरह से इसको वन der Waals रेडी बोलते हैं। आपको आगे पढ़ाएंगे वन der Waals रेडी क्या होते हैं। जो केमिकली नॉन बॉन्डेड अट्रैक्शन होने से क्या बोलते हैं, वन der Waals इंट्रैक्शन बोलते हैं उनको। अब अच्छा आप एक काम कर सो, अगर कोई मॉलिक्यूल बनाए हुए हैं उसके लिए भी इसको निकाल सकते हो। कैसे? मान लिया हमारे पास एक Cl का मॉलिक्यूल यहाँ है और एक Cl का मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ है, नहीं आपको समझ में? तो इसके न्यूक्लियस से लेके इसके न्यूक्लियस बीच की दूरी, इसको हम क्या बोल देंगे, क्या हुआ इसका, ये वन der Waals रेडियस। नहीं समझे बात? तो दो मॉलिक्यूल में, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के एक एक एटम, उनमें नियरेस्ट डिस्टेंस का हाफ कर दो, वो क्या हो जाएगा, वन der Waals रेडियस, इजंट इट? और उनमें सबसे ज्यादा कौन सा होता है बताओ भाई, वन der Waals रेडियस क्या होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं। उससे छोटे कौन से होते हैं, मेटेलिक, और सबसे छोटे कौन से होते हैं, कोवलेंट रेडियस। आ गया आपको ये? ठीक है, वेरी गुड, समझ गया। ओके, फिर क्या हमारे पास दो भाई, ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। अब आप बताओ भाई कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड्स क्या होंगे, अलोंग द पीरियड क्या होगा भाई, डाउन दी ग्रुप क्या आएगा। तो होता ये है जनरली, मैं आपको बताऊँ जनरल केस, यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज होंगी। आप यहाँ बताओ, आप चलो एक बार, आप चलो भाई अलोंग द पीरियड चलो, ये बताओ हमारे पास कौन है, बेरिलियम, ये बताओ मेरे पास कौन है, बोरोन, ये बताओ मेरे पास कौन है, कार्बन। तो आपने बात देखी कि एटॉमिक रेडियस लगातार क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं अलोंग द पीरियड। वजह, हम इस साइड जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर लगातार बढ़ता है ना, और एटॉमिक रेडियस लगातार घट रहा है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है क्योंकि जो नंबर ऑफ शेल है, इलेक्ट्रॉन तो ऐड हो रहे हैं हमारे पास। देखो दो यहाँ पर दो फैक्टर होते हैं, आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से क्लाउड क्या होना चाहेगा, बड़ा होना चाहेगा। लेकिन जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक प्रोटॉन भी तो बढ़ने लग रहा है। बोरोन में क्या आपके, बेरिलियम में क्या आपके 4 प्रोटॉन, बोरोन में क्या आपके 5 प्रोटॉन, कार्बन में क्या आपके 6 प्रोटॉन। तो आप इस साइड जा रहे हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो अगर भाई न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है तो क्या वो एक तरह से क्लाउड को श्रिंक करने की ट्राई नहीं करेगा? अगर वो क्लाउड को श्रिंक करने की ट्राई करेगा तो क्या होना चाहिए, रेडियस भाई छोटा होना चाहिए ना। लेकिन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होता है, बढ़ता है। क्यों भाई, उन्हीं ऑर्बिटल्स में, उन्हीं सब शेल में क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सेट नहीं हो रहे क्या। वो तो पहले हमारे पास क्या था, 1s2 2s2, फिर क्या हमारे पास 1s2 2s2 2p1 हो गया, फिर 2s2 2p। तो जो मेन शेल थी कौन सी, और आपको पता है जो मेन शेल होते हैं उनके रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कम बेश क्या होते हैं, सेम होते हैं, इजंट इट। तो क्या होगा हमारे पास, तो मेन शेल तो नहीं बढ़ती ना। यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहे हैं बताओ, तो बेरिलियम में कहाँ पर इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम की आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, सेकंड। समझे बात। बोरोन की भी कौन सी होगी, सेकंड। कार्बन कौन सी होगी, सेकंड। तो एन की वैल्यू तो नहीं बढ़ रही ना, तो मेन शेल का नंबर तो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग शेल, आउटर मोस्ट शेल का नंबर तो नहीं बढ़ रहा। तो इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ता तो है, इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या होता है, बढ़ता तो है। लेकिन क्योंकि शेल्स का नंबर नहीं बढ़ रहा तो ज्यादा यहां पर डोमिनेट कौन कर रहा है, इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज यहां पर क्या ज्यादा डोमिनेंट है, इस वजह से बताओ क्या होता है, क्या भाई छोटा हो रहा है। लेकिन यहां पर कुछ भाई एनोमलीज है, ठीक है। तो यहां पर मैं एक बार ही कुछ डेटा फेंकता हूं, ठीक है। बताओ भाई डेटा बताओ, हमारे पास कौन है, लिथियम,
बताओ 152, 111, ठीक है। और अरे ये कोई लिथियम का है, बेरिलियम क्या है 111, बोरोन क्या है 88, कार्बन क्या है 77, नाइट्रोजन क्या है 70, ओ क्या है 74, एफ क्या है 72 और Ne कितना है 160। तो बताओ भाई हम इस साइड जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस लगातार क्या हो रहा है, इसमें रेगुलरिटी कुछ एनोमली है। देखो जब भी कोई एनोमली आएगी ना आपको उसको एक्सप्लेन करने की ट्राई करनी चाहिए, ऐसा क्यों होता है। तो भाई हम समझ गए भाई, क्योंकि यहां पर क्या है 152 लिथियम, क्यों भाई 1s2। देखो यहां से मैं वहां पर जाऊंगा तो अगली तो नेक्स्ट शेल तो ऐड नहीं होती, आपको पता होगा ना। सेकंड शेल से बड़ा रेडियस किसका होता है थर्ड शेल का, थर्ड शेल से फोर्थ शेल का। लेकिन यहां पर भी क्या रहेगा भाई 1s2 2s1, 1s2 2s2, 1s2 2s2 2p, नहीं आपको 1, तो यहां पर सेकंड शेल रहेगी फिलिंग। ये क्या हो जाएगा 2s2 2p6, तो s और p यहां पर n की वैल्यू क्या आखिर से 2 रहेगी ना। तो क्या नहीं बढ़ रहा है यहां पर, नंबर ऑफ शेल तो यहां पर नहीं बढ़ रही ना, उन्हीं में भर रहे हैं, उन्हीं में भर के आप क्या बढ़ा रहे हो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ा रहे हो। तो हम क्या कहेंगे शेल का नंबर नहीं बढ़ रहा, लेकिन हम इस साइड जा रहे हैं, दो बातें बढ़ रही हैं। कौन कौन सी, शेल का नंबर नहीं बढ़ रहा। देखो साइज क्यों बढ़ेगा, या तो शेल का नंबर बढ़ जाए यानी सेकंड शेल की बजाय इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाए थर्ड शेल में, तो थर्ड शेल वही नहीं आपको समझ में, तो उसका रेडियस दूर तक होता है। लेकिन शेल का नंबर तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन तब भी साइड जा रहे हैं हम, तो दो फैक्टर कौन कौन से, एक तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो बढ़ता न्यूक्लियर चार्ज क्या चाहेगा कि रेडियस घटे भाई, वो क्लाउड को खींचना चाहेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो रहे हैं उन्हीं सब शेल के अंदर, तो बेशक उन्हीं सब शेल में होंगे, लेकिन क्या वो एक्सपेंड नहीं करना चाहेगी। आप ये बताओ, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि आपके पास एक बोरी है, उस बोरी में आपने 20 उपले भर दिए, क्या उपले पता क्या होते हैं, काउडंग केक्स, गोसे भर दिए आपने 20, उसमें 20 उपले भर दिए, वो पूरी भरी है। आप उसमें और गोसे भरोगे तो बोरी क्या होगी, फैलेगी नहीं क्या, और भरोगे तो आप एक्स्ट्रा बोरी बेशक ना लेके आओ, लेकिन उसी में आप भरोगे तो उसका साइज तो क्या हो भाई, वो स्ट्रेच तो होगी। तो सिमिलर बात यहां पर है, हम एक्स्ट्रा कोई शेल लेके नहीं आ रहे, लेकिन उन्हीं में आप क्या भरोगे, इलेक्ट्रॉन भरोगे तो क्लाउड तो एक्सपेंड होना चाहेगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से। लेकिन यहां से यहां तक तो देखो 152 क्या है ये, अरे 152 111, अरे यहां से तो ये लिख दिया ऊपर, ये मैंने ऊपर लिख दिया 152 111 88 77 घट रहा है ना 70, तो यहां तक एन तक तो क्या हो बिल्कुल घटता आ गया। लेकिन फिर एकदम से कहां तक क्या हो गया, ओ में एकदम से बढ़ गया वो भाई। तो यहां से यहां तक क्या हुआ है, तो बढ़ता हुआ न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, साइज को लगातार क्या कर रहा है, यहां से यहां तक न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डोमिनेट नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई, क्योंकि हमारे पास जगह है 2s2 2p1, भाई जगह है हमारे पास खाली ऑर्बिटल थे, तो इतनी भीड़ नहीं होगी, तो रिपल्शन जो बढ़ रहा है वो इतना डोमिनेट नहीं करता, तो साइज घटता जाता है। तो यहां तक कौन डोमिनेट करेगा, न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन जैसे आप यहां से यहां पर जाओगे तब बताओ क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब प्रोटॉन तो एक बढ़ रहा है भाई, 7 की बजाय हमारे पास क्या 8 प्रोटॉन हो गए, वो तो कहेगा कि और क्या करो, क्लाउड को श्रिंक करो। लेकिन क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन आया कहां पर, वो इसमें यहां पर पेयरिंग नहीं हुई क्या, एकदम से क्लाउड का यहां पर भीड़ होगी भाई। अब सारी सीट भरी हैं, एक भरी सीट पे क्या कर रखा है, इसको भर रखा है ऑर्बिटल के अंदर, तो यहां पर क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का फैक्टर क्या होगा, यहां पर डोमिनेट कर जाएगा। तो यहां से यहां पर जाते हुए न्यूक्लियर चार्ज बोलेगा साइज घटे, रिपल्शन बोलेगा तेरी मैंने बहुत सुन ली, अब यहां पर मेरी चलेगी, तो एकदम से क्या हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। नहीं आपको अब उसके बाद बताओ फिर क्या होगा, फिर देखो घट तो गया लेकिन इतना नहीं घटा, क्योंकि इस बात तो फिर क्या होगा हमारे पास, फिर यहां से तो कौन डोमिनेट कर गया, न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि भाई अब एक बार ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का डिस्टर्ब हो चुका है भाई, इजंट इट। तो फिर सिर्फ यहां से यहां पर क्या होगा, एक स्टेप में तो क्या करेगा, कौन डोमिनेट करेगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन।
ठीक है, तो यहां से यहां तक भाई सबसे लार्जर साइज होगा लिथियम का, स्मॉलर होएगा फ्लोरीन का। और ये आपको अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिलेगा ट्रेंड सभी पीरियड्स के अंदर। तो बाकी आपको नहीं बताऊँ, आपको आ गया समझ में। लेकिन आप मुझे बताओ नियोन का एकदम से भाई 160 जबरदस्त नहीं रखा, व्हाई इज इट सो? बताओ तो। हाँ वेरी गुड, क्यों भाई? क्योंकि यहां पर क्या बताओ भाई, एक तो जो नियोन है देखो, क्योंकि इनके हम क्या मेजर करते हैं, कोवलेंट रेडियस, इजंट इट? इनके क्या मेजर करते हैं? तो इसके बीच दो फैक्टर हैं। एक तो फैक्टर ये भी है कि भाई आप इलेक्ट्रॉन जो भरोगे नियोन में तो फुल्ली फिल्ड क्या हो जाएगी, सब शेल, और फुल्ली फिल्ड सब शेल होने पर क्या हो जाएगा, कोई सीट बची ही नहीं इलेक्ट्रॉन के लिए भाई, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो क्लाउड वैसे भी एक्सपेंड करना चाहेगा। लेकिन हम कहें चलो भाई, हम ये कह दें भाई चलो ठीक है, ये बात मानने भी तो भी न्यूक्लियर चार्ज का इतना काउंटर बैलेंस, इतना अपोज नहीं होना चाहिए। तो सिंपल बात है, क्योंकि यहां पर वंडरवॉल इंटरेक्शन है। क्या यहां पर नियोन आपको पता कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो इसका हमें क्या रिकॉर्ड करना पड़ा मजबूरी में, वंडरवॉल इंटरेक्शन। और वंडरवॉल रेडियस आपको पता क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, इजंट इट? तो देखो बेसिक से चैप्टर ही, इनमें आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बेसिक सी बातें हैं, क्योंकि ये भाई पीरियडिक प्रॉपर्टी बहुत इजी चैप्टर है। ओके, लेकिन जो से नेक्स्ट ना वो बहुत ज़्यादा क्या है, मुश्किल भी इंपॉर्टेंट भी है। कौन सा? केमिकल बॉन्ड। और इससे पहले वाला क्या है, उतना इंपॉर्टेंट है। अच्छा बताओ, ये तो हो गया हमारा अलोंग द पीरियड, और डाउन द ग्रुप हो जाए तो मैं कुछ नंबर लिखूं भाई? अरे कहाँ गया, बताओ। मैं भाई नंबर लिखता हूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के। लिथियम का 152, कितना भाई? 152, 186, लिथियम सोडियम 231, 244 और 262। तो यहां बताओ क्या है, बताओ भाई। यहां पर बहुत ज्यादा क्या एकदम से, मतलब डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, लगातार बढ़ रहे हैं। वाई? भाई बहुत सिंपल है भाई, देखो यहां पर तो आउटर मोस्ट शेल कौन सी होती है लिथियम के अंदर, क्या होती है, 1s2 2s1 होता है। फिर कौन सा होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहां पर आउटर मोस्ट शेल 2s वाली है, यहां पर 3s वाली है, यहां 4s वाली है। तो भाई एक नई शेल यहां पर क्या हो रही है, ऐड नहीं हो रही क्या, इजंट इट? एक नई शेल ऐड होगी, तो हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं। आप कहोगे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, आपको डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, बढ़ते हैं। आप डाउन द ग्रुप आओगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं बढ़ रहे क्या? लिथियम से ज्यादा प्रोटॉन किसके होते हैं, सोडियम के। सोडियम ज्यादा पोटेशियम के, इजंट इट? तो बढ़ते प्रोटॉन क्या चाहेंगे कि साइज क्या हो जाए, घट जाए। डाउन द ग्रुप पाओगे तो बढ़ते हुए प्रोटॉन क्या चाहेंगे, साइज घट जाए। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है क्योंकि एक नई इलेक्ट्रॉनिक शेल आ रही वहां पर भाई, तो उस नई इलेक्ट्रॉनिक शेल का रेडियाई ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जिस रेट से बढ़ता है, वो रेट काउंटर बैलेंस कर देती किसको, काउंटर नहीं, आउट रैंक कर देती किसको, श्रिंकिंग क्रिएटेड बाय एडिशनल प्रोटॉन्स। नहीं है आपको? तो क्या होगा यहां पर, मतलब क्या होगा, रेड्स क्या लगातार बढ़ेगा। अच्छा आपने मतलब देखी, देखो यहां से यहां तक तो खूब बढ़ता है। देखो 152 से सीधे 186, 186 तो सीधे मतलब फिर क्या है 231। तो यहां तक तो थोड़ा आपको भाई रैपिड इंक्रीज देखने को मिलता होता है, लेकिन फिर आपको इतना रैपिड इंक्रीज देखने को नहीं मिलता। बताओ हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस बिहेवियर, बताओ कैसे? उपकार मैंने आपको बताया था थोड़ा, मैंने आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बताया था, मैंने आपको नहीं बताया क्या? मैंने आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बताया था, बताया था ना। एक होता स्क्रीनिंग कांस्टेंट, हमें पढ़ रखा आपने ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ओके ओके, देखो जो एस, ये हमारा क्या होता है न्यूक्लियस, ये हमारा क्या होता है, जो एस ऑर्बिटल होता है ना, वो न्यूक्लियस के अंदर से बनना शुरू होता है हमेशा। कहां से? जिस भी किताब में लिखा हुआ है कि ये बाहर से बनाते हैं ना, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दैट इज प्लेनली रॉन्ग।
एस क्लाउड कहाँ से बनता है? हमेशा न्यूक्लियस के सेंटर से बनता है, ठीक है। सेंटर में डेंस होता, हल्का पड़ता जाएगा, लेकिन इसका एक रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होता होगा ना भाई, नहीं होता। अब मान लिया साई 100 यानी 1s का रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहां पड़ता है, और साई 200 का रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहां पड़ता है, नहीं समझे बात? तो साई 200 का रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दूर है और 100 क्या है? नजदीक है। तो क्या ये इसको शील्ड नहीं कर रहा है क्या? तो एक तरह से आउटर इलेक्ट्रॉन को ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? शील्ड नहीं कर रहा है क्या? तो इसको इतना अट्रैक्शन फील ना होने दे भाई, शील्ड मैंने आपको पढ़ाया था, इजंट इट? तो पी ऑर्बिटल कैसा होता है? डंबल। बेटा वाई इज पी ऑर्बिटल डंबल। ओके, अच्छा ये पॉजिटिव होती है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव क्यों होती है? ये नेगेटिव क्यों नहीं होगी? और समझे, ये मैं सारा पढ़ा रखा है वेव मैकेनिकल मॉडल में। इसका जो एक वेव फंक्शन होता है क्या होता है? इसका एक, उसका एक एंगुलर पार्ट होता है, क्या होता है? उसमें होता है कोस थीटा, कितना होता है? और थीटा होता है जेड डायरेक्शन से। तो ऊपर की दिशा में कोस 0 क्या होता है? 1, तो +1, और कोस 180 क्या होता है? -1, कोस 90 क्या होता है? 0। तो इसमें फंक्शन क्या होगा? 0, ऊपर प्लस, नीचे क्या होता है? माइनस। ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा वेव मैकेनिकल मॉडल के अंदर। तो आपको पता है पी ऑर्बिटल में यहां भी डेंसिटी है, यहां भी डेंसिटी है, यहां भी है, यहां ज्यादा है, हल्की है, यहां ज्यादा, यहां क्या है? हल्की, थोड़ी डेंसिटी होगी, सिर्फ कहां खाली है? ये वाला भाई। तो आपको पता है पी ऑर्बिटल, तो एस तो न्यूक्लियस को कैसे सराउंड करता है? चारों तरफ से। लेकिन पी कैसे सराउंड करता है? एक प्लेन छोड़ के ऊपर और नीचे, और थोड़ा यहां से भी कम करेगा सराउंड, नहीं समझे बात? और डी में क्या होती है? 2 एंगुलर नोड। डी में कितने एंगुलर नोड होती हैं? मैंने आपको पढ़ाया था ना, आपको पता बेटा? कॉनिकल नोड क्या होती है? कॉनिकल नोड्स, और किस में होती है ये? और उसमें क्या है इसमें? और बाकी में क्या है? 2 औरों में क्या है? 2 प्लेनर नोड। औरों में क्या है? उसमें क्या 2 एंगुलर नोड है, इजंट इट? तो होता क्या है? तो 2 नोड की वजह से अगर कोई अंदर कोई डी ऑर्बिटल हो और बाहर क्या हो? कोई ऑर्बिटल एस वाला, नहीं आप ही मानो कि मान लिया यहां पर एक 4s का इलेक्ट्रॉन है, किसी 4s क्लाउड की रेडियस मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहां है, किसी 4s इलेक्ट्रॉन का रेडियस मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहां है, और 3s वाले का यहां से पड़ता है। कहां से पड़ता है? और यहां से किसका पड़ता? मान लिया 3p वाले, और यहां से किसका पड़ता है? 3d वाले का। तो 3s वाला का क्लाउड कैसा होता है? स्फेरिकल। 3p क्या होता है? डंबल। और 3d में क्या 2 नोड होती ना? तो 3s में क्योंकि कोई नोड नहीं होती, एंगुलर नहीं होती ना, तो वो बैटर शील्ड नहीं करेगा 4s को, न्यूक्लियस को बैटर नहीं घेर लेगा। 3p में क्या है? एक नोड, तो यहां से अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा। 3d में क्या 2 नोड, जितनी नोड होंगी ना उतना वो शील्ड कम कर पाता, मैंने आपको पढ़ाया था। तो डी, तो सबसे ज्यादा शील्ड कौन करता है न्यूक्लियस को? एस, उससे कम पी, उससे कम डी, और सबसे कम कौन करता है? एफ। क्योंकि एफ में कितनी नोड होती है? बताओ बेटा, एफ में एंगुलर नोड होती है 3। क्या नंबर ऑफ एंगुलर नोड होती है? एल के बराबर क्या होती है? एल के बराबर। तो एफ के लिए 3 होता है, तो 3 एंगुलर नोड। तो एफ सब शेल बहुत कम शील्ड करती है, नहीं समझे बात? तो होता क्या, जब डाउन द ग्रुप आते हो ना, तो यहां तक, तो यहां आप यहां से यहां पर आए, यहां से यहां पर आए, नहीं समझे बात? तो लिथियम सोडियम पोटेशियम तक आप आओगे ना, तो तब तक एफ ऑर्बिटल नहीं आते होते, एफ ऑर्बिटल में फिलिंग नहीं होती। आउटर मोस्ट शेल जो होती है ना, उससे पहले कोई एफ सब शेल नहीं होती। कौन सी होती है? एस पी, नहीं मतलब आपको पहले पड़ी, लेकिन जो अपनी मतलब एस और पी होती है उसमें, लेकिन जब कहाँ पर आओगे? नीचे आओगे, जब कहाँ पर आओगे और भी नीचे आओगे, तो डी भी आएंगी और क्या आएंगी? एफ भी आएंगी। और एफ सब शेल कितनी अच्छी शील्डिंग नहीं होती। तो एफ सब शेल में आप इलेक्ट्रॉन तो भर रहे हो, तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लेकिन इनर जो शेल है उनमें कौन बैठे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन वो एफ में बैठे हैं, तो एफ में भरने से शील्ड तो नहीं कर पाएंगे, तो आउटर पे क्या होगा? अट्रैक्शन बढ़ेगा ना। तो साइज का तो वो क्लाउड का श्रिंकिंग क्या होगी? बेटर नहीं होगी,
भाई अगर इनर सब शेल एफ वाली आ जाए तो वो इतना बेटर शील्ड नहीं कर पाए जितना बेटर शील्ड कौन करेगा, एसपी या डी, एस सबसे बेटर शील्ड करता है। तो डाउन द ग्रुप हम आएंगे तो एक्स्ट्रा शेल ऐड होने की वजह से साइज बढ़ना चाहिए, बढ़ता है, लेकिन भाई क्योंकि कुछ समय के बाद आप नीचे आओगे तो एफ सब शेल में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आने शुरू हो जाएंगे। एफ सब शेल क्या आ जाएगी, एक इनर सब शेल की तरह एक्ट करना शुरू करेगी, और क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन आ तो रहे हैं तो वो इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करना तो चाहेंगे, लेकिन वो शील्डिंग कम कर पाएंगे तो आउटर मोस्ट शेल को इतना बेटर शील्ड नहीं कर पाएंगे न्यूक्लियस से, इसीलिए आउटर मोस्ट शेल दूर तो जा रही है लेकिन उसके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या होगी, श्रिंक होगी नहीं आपको। लेकिन फिर भी क्या होगा, फिर भी ये घटा हुआ स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो नीचे आने पर घटा हुआ स्क्रीनिंग एफ सब शेल के आने पर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घटा हुआ स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या चाहेगा, रेडियस घट जाए, लेकिन नई शेल का एडिशन क्या चाहेगा, रेडियस बढ़ जाए। तो डोमिनेट यहां भी कौन करता अभी भी, नई सब शेल का, लेकिन वो थोड़ा बहुत काउंटर बैलेंस शुरू हो जाएगा, इसीलिए उतना ही बढ़ पाएगा जितना पहले बढ़ पा रहा था। नहीं आपको समझ में, ओके इनको पढ़ लियो भाई। ओके ये मैंने देखो ये रेडी दे रखी, ओके वैसे तो काफ़ी है, कुछ बात आपको पहले पढ़ रही है। तो भाई इस लेक्चर के अंदर इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।